ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंपल मशीन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। सिंपल मशीन में हम लोगों ने, ठीक है, तो सिंपल मशीन में हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी। क्या क्या? एक फलक्रम होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक एफर्ट होता है। थोड़ा सा उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जैसे ये हाथ है, ठीक है, हाथ हाथ में बताओ, ये जो हाथ है ये किस डिग्री के लीवर में आएगा? इसका डिग्री ऑफ लीवर बताओ। डिग्री ऑफ लीवर मैंने ये बताया था कि जो मशीन्स होती हैं, तो जिस मशीन में तीन चीजें आ जाए, फलक्रम, रेजिस्टेंस और एफर्ट, उसे हम लीवर कहते हैं। लीवर की तीन कैटेगरी होती है, फर्स्ट डिग्री ऑफ लीवर, सेकेंड डिग्री ऑफ लीवर एंड थर्ड डिग्री ऑफ लीवर। तो बताओ, हाथ जो है, हाथ वो किस डिग्री ऑफ लीवर में आएगा? थर्ड डिग्री ऑफ लीवर, है ना। थर्ड डिग्री कैसे? कि जो हमारी हथेली होती है, हथेली से हम किसी चीज को पकड़ते हैं। मान लो कि ये बाल्टी है ना, ये बाल्टी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद इस हाथ को हम ऊपर नीचे करते हैं इस अपने कोहनी के जरिए। तो जहां से कोई भी मशीन ऊपर नीचे होता है उसे हम कहते हैं फलक्रम। फलक्रम। तो बताओ, इस पोजीशन में हमें लास्ट में मिल गया फलक्रम, स्टार्टिंग में मिल गया रेजिस्टेंस, तो बीच में बच गया क्या? हमारा एफर्ट। एफर्ट यानी जहां से फोर्स लग रहा है। तो हमने देखा था कि जब एफर्ट मिडल में आ जाए, किसी भी मशीन का जो एफर्ट है वो मिडल में आ जाए, तो वो मशीन थर्ड डिग्री ऑफ लीवर के अंडर में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क को कहते हैं आघूर्ण। आघूर्ण, देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में जो फोर्स लगता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। क्या पॉइंट याद रखना है? टू रोटेट, ठीक है, इंग्लिश में बताता हूं, टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी हमें इसमें रोटेट या रोटेशन को याद रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में जो फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस। अब कभी कभी एस की जगह आर भी लिखा रहता है। ठीक है, आर भी क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कंफ्यूज मत होना कि अरे यहाँ पर तो एस लिख दिया है या यहाँ पर आर लिख दिया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये क्या है? टॉर्क। टॉर्क यानी इस सिंबल को कहते हैं टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है टॉर्क को। ये होता है फोर्स, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है, और ये होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में जो फोर्स लगता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। जैसे ये हमारा दरवाजा है, दरवाजा तीन जगह से ज्वाइंट है, इसे हम क्या कहते हैं? हिंज। हिंज 1, हिंज 2, हिंज 3। अब जब हम इस दरवाजे को ढकेलेंगे तो ये दरवाजा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, है ना। दरवाजा ओपन हो गया। कहां से मूव किया दरवाजा? इसी हिंज से, है ना, हिंज से। तो हमने लगाया फोर्स यहाँ पर और दरवाजा हो गया ओपन। तो हम कह सकते हैं ये जो फोर्स लगा, इसी फोर्स को हम टॉर्क कहेंगे। क्यों टॉर्क कहेंगे? क्योंकि फोर्स लगाने पे ये दरवाजा एक जगह से उठ करके दूसरी जगह नहीं गया, बल्कि अपने ही एक्सिस पर घूम गया, है कि नहीं। ये इसका एक्सिस है और ये अपनी ही एक्सिस पर घूम गया। तो फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को जब घुमा दिया जाता है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क। या यूं कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए लगाया गया फोर्स टॉर्क कहलाता है। टॉर्क एक तरीके का फोर्स ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
जैसे अगर कोई बॉल है यहाँ पे, इस बॉल को मैंने लात मारी, इस बॉल को मैंने लात मारी और ये बॉल उछल के यहाँ चला गया, तो क्या मैं इसे टॉर्क कहूंगा? नहीं। इस बॉल को मैंने लात मारा तो ये मैंने फोर्स लगाया और ये एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, ये कुछ काम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बॉल को मारता या बॉल किसी चीज से बंधा होता और यहीं पर घूम जाता, यहीं पर घूम जाता, तब उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है, उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो दरवाजा को खोलने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टॉर्क। अब देखो इस फॉर्मूले में दो चीजें हमें दिखाई देती है, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर लेता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। यहाँ F क्या है? फोर्स और S डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब हमें देखना है कि भाई ये S कहाँ से रहेगा, यानी ये जो डिस्टेंस रहेगा या डिस्प्लेसमेंट है इसे कहाँ से मेजर करेंगे। तो जहां से कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, जैसे हिंज से घूम रहा है, तो हिंज से लेकर के इसकी दरवाजे की जो चौड़ाई रहेगी, ठीक है, हिंज से लेकर के दरवाजे की जो चौड़ाई रहेगी उसे हम S कहेंगे। S इतना क्लियर है क्या? S। अब देखो जब हम टॉर्क लगाते हैं, ठीक है, टॉर्क लगाते हैं तो टॉर्क लगाते टाइम हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक हम फोर्स अप्लाई करते हैं और एक फोर्स कितनी दूरी पर अप्लाई करते हैं, है ना। एक फोर्स अप्लाई करते हैं और एक फोर्स कितनी दूरी पर अप्लाई करते हैं ये भी डिपेंड करता है। देखो अगर हमें कम फोर्स लगाना है, कम फोर्स लगा करके अच्छे से काम कर लेना है, तो हमें इसके लिए दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। मुझे यही दरवाजा ओपन करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3। अगर मैं तीसरे पॉइंट पर फोर्स लगाऊं तो क्या मैं एक उंगली से इस दरवाजे को ओपन कर पाऊंगा? नहीं। दूसरे पॉइंट पर अगर लगाऊं तो क्या ओपन कर पाऊंगा? हो सकता है ओपन कर लूं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चला जाएगा लेकिन मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन एक नंबर पर मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो एक उंगली से भी मैं दरवाजा आसानी से ओपन कर दूंगा, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है मेरा फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, मुझे फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टॉर्क को अच्छे से काम करें, यानी टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम फोर्स को कम लगाएं। इसके लिए जरूरी है कि डिस्टेंस बड़ा हो, डिस्टेंस बड़ा हो। इतना क्लियर है? बताओ अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी हमारा टॉर्क भी अगर हम देखें तो ये कंजर्व होगा, है ना। टॉर्क भी एक तरीके से कंजर्व होगा, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस छोटा करते हैं तो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा और डिस्टेंस को बड़ा करते हैं तो फोर्स ऑटोमेटिकली घट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लकड़ी काटा है कभी, ठीक है, तो ये लकड़ी है, इस लकड़ी को मुझे काटना है, ठीक है, इस लकड़ी को मुझे काटना है। तो इसे काटने के लिए मैं कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक। चलो मैं कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ जी, ठीक है, ये मेरा है कुल्हाड़ी। अब बताओ ये कुल्हाड़ी कहाँ से मूव कर रही है? मेरे हाथ के जरिए कुल्हाड़ी मूव करेगी, है ना, मेरे हाथ के जरिए ये कुल्हाड़ी मूव करेगी। तो अगर मैं इस कुल्हाड़ी का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो कहां से कहां तक होगा? यानी एस मेरे हाथ से लेकर के इसके बेंट तक जहां पर ये लगा हुआ है ये मेरा एस हो जाएगा, है ना, ये मेरा एस हो जाएगा। और अगर मुझे इस लकड़ी को ज्यादा इम्पैक्ट डालना है, अच्छे से काटना है, तो मैं कुल्हाड़ी को जितना दूर पकड़ूंगा मेरा फोर्स उतना ही प्रॉपर बैठेगा और कम फोर्स के साथ मैं इस लकड़ी को काट पाऊंगा, है कि नहीं। अगर मैं इस कुल्हाड़ी का, ये जो मेरा कुल्हाड़ी है,
ठीक है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को मैं यहाँ पकड़ लूं तो बताओ क्या मैं उतने अच्छे तरीके से इस लकड़ी को काट पाऊंगा? नहीं, मैं काटूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसका जो आउटसाइड में निकला हुआ एरिया है हो सकता है उससे मुझे चोट लग जाए, है ना, उससे मुझे चोट लग जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो जब कहे, अगर कोई पूछे कि कोई लकड़हारा किसी पेड़ को काटने के लिए बड़ी टांगे वाली जो है टंगारी का इस्तेमाल या बड़ी डंडी वाली टंगारी का इस्तेमाल क्यों करता है, तो सिंपल सी बात बता देना उसको, वो टॉर्क लगाता है जिसमें उसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो छोटी डंडी वाली कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेगा तो उसे फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा जिससे वो थक जाएगा और उसका काम बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस कम रहता है, छोटी कुल्हाड़ी में डिस्टेंस कम हो जाता है, काम कम हो पाता है। लेकिन अगर वही लकड़ी डंडी बड़ी रहेगी तो उसे फोर्स कम लगाना पड़ेगा और डिस्टेंस बड़े होने के वजह से उसका काम आसानी से होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। यहाँ पर कुल्हाड़ी चलाते वक्त हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं या टॉर्क लगाते हैं? टॉर्क एक तरीके का फोर्स ही है। बस इसमें सिनेरियो क्या है कि अगर कोई चीज मूव कर रहा है, कोई चीज मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव मतलब रोटेट कर रहा है उस फोर्स को लगाने से, तो उसे हम टॉर्क कहेंगे। जैसे किसी को अगर हम धक्का दे दें, ठीक है, किसी को अगर हम धक्का दे दें और वो गिर जाए जमीन पे, वो जमीन पे गिर जाए, तो बताओ बताओ ये इसमें टॉर्क लगा या फोर्स लगा? फोर्स लगा। लेकिन अगर किसी का हाथ पकड़ के हम हाथ आए ऐसे उसको घुमा दे, उसका हाथ ऐंठ दे, तो बताओ उसमें फोर्स लगा या टॉर्क लगा? टॉर्क लगा, ठीक है, टॉर्क लगा। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? तो टॉर्क क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए लगाया गया फोर्स टॉर्क कहलाता है। 4 बार बोल इसको फटाफट, बोल पहले। किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए लगाया गया फोर्स टॉर्क कहलाता है। सुनाई नहीं दे रहा? वॉइस वॉइस। किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए लगाया गया फोर्स टॉर्क कहलाता है। टॉर्क क्या होता है? अगेन, फोर्स टॉर्क कहलाता है, ठीक है। अब बताओ टॉर्क में हमें किस 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कम लगाना है तो डिस्प्लेसमेंट, बोल, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? फोर्स कम लगाना है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना चाहिए। और फोर्स अगर मुझे ज्यादा लगाना है यानी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, किस सिचुएशन में? जब डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। समझ में आया क्या बात? टॉर्क को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ। इसको क्या कहते हैं? टाउ, ठीक है, टाउ। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। अगर इसका यूनिट निकालना रहेगा तो क्या होगा? यूनिट फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मीटर पर सेकेंड होगा ना? हाँ, अरे अब्बा खोज के लाएंगे मीटर पर सेकेंड। मीटर फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। इसका अगर डायमेंशन निकालना रहेगा तो निकल जाएगा। डायमेंशन में हम कौन से 3 चीजों को निकालते हैं? एल एम टी, एल एम टी, ठीक है। अब न्यूटन का
यानी फोर्स का हमने कई बार फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फोर्स जो न्यूटन होता है, न्यूटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, केजी को रिप्रेजेंट करते हैं एल में, है ना। केजी को रिप्रेजेंट करते हैं एल में, सॉरी एल में नहीं, एल में कैसे, केजी होता है मास 1, केजी मतलब मास 1, मीटर मतलब लेंथ 1, और टाइम मतलब सेकेंड -2। तो ये हमारा न्यूटन को हो गया L1 m1t -2, और इसमें एक मीटर और भी है। मीटर को किस में, मतलब किस चीज को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा L2। यानी अगर हम टॉर्क या टॉर्क का हम यूनिट डायमेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 m1t -2। समझा है क्या, -2 नहीं आएगा, नहीं मतलब गलत हो तो बताओ किधर। हाँ ठीक है, आगे चले। अब देखो, जैसे टॉर्क होता है वैसे ही एक और फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं कपलिंग। क्या कहते हैं, कपलिंग। ठीक है, कपलिंग। कपलिंग कपलिंग को हिंदी में कहते हैं बल युग्म। बल युग्म क्या कहते हैं, बल युग्म। अब देखो, जब भी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम दो तरफ से घुमाएं, ठीक है, दो तरफ से घुमाएं, तो उसमें लगने वाला फोर्स कपलिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी चीज में छेद करने के लिए, होल करने के लिए ऐसा वाला इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, जिसे पकड़ के इधर से और इधर से घुमाते हैं, है ना, तो उसमें लकड़ी में छेद हो जाता है। या कभी कभी हम लोग अगर साइकिल या मोटर व्हीकल को बनवाने जाते हैं तो वहां पर एक की जैसा शेप का कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसका यूज करके वो लोग स्क्रू नट बोल्ट वगैरह जो भी रहता है उसको वो लोग ओपन कर देते हैं। तो इसमें भी दोनों हाथ से क्या करते हैं, फोर्स को लगाते हैं और इसे जोर से घुमा देते हैं। एकदम आसानी से कोई भी जो नट बोल्ट वगैरह रहता है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों साइड से लगाया गया जब फोर्स को दोनों साइड से लगाया जाए, ठीक है, दोनों साइड से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए फोर्स को दोनों साइड से लगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। कपलिंग में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक फोर्स इधर लग जाएगा तो एक फोर्स इधर लग जाएगा, जिसकी वजह से काम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, काम बहुत आसानी से हो जाता है। कपलिंग टॉर्क से भी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि टॉर्क में जो फोर्स होता है, जो काम होता है ना, उससे कहीं ज्यादा आसानी से काम हो जाता है कपलिंग में। इसीलिए अगर कोई पूछेगा कि कपलिंग और टॉर्क में ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तो कपलिंग। ठीक है, कपलिंग क्यों, क्योंकि टॉर्क में हमें थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू कपलिंग। कपलिंग में कम फोर्स लगा करके भी हम काम को अंजाम दे सकते हैं, यानी अपने काम को कर सकते हैं। इतना समझ में आया क्या, हाँ। तो कपलिंग इज मोर पावरफुल देन टॉर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कपलिंग में क्या होता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, याद रखना, कपलिंग में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कपलिंग में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कपलिंग में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर, ओके। चलो अब हम आगे समझते हैं एक कंसेप्ट जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो इसके इस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है किसी भी मास के सेंटर की बात कर रहा है। मास मतलब कोई वजनदार चीज, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है उसी की बात कर रहा है ना। जैसे अगर कोई मैं रॉड ले लेता हूँ, ये रॉड, ठीक है, ये रॉड है, इस रॉड का सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, है ना। हाँ,
तो पॉइंट हमें क्या बता रहा है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम इस रॉड को बैलेंस कर सकते हैं, या यहाँ का अगर वेट हम मेजर कर ले तो हमें इस पूरे रॉड का वेट पता चल जाएगा। समझा है क्या? हाँ, तो सेंटर, CENTER, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट कहेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो एक ऐसा पॉइंट जहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम बैलेंस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी मास या किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। पॉइंट वेयर वी कैन बैलेंस, वी कैन बैलेंस द ऑब्जेक्ट और मास, और मास। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां से हम किसी भी मास या ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा बताओ, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ये बताओ इसमें सेंटर ऑफ मास यानी इसका सेंटर कहाँ होगा? मैं पॉइंट दे रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। बताओ इसका सेंटर किधर होगा? 3 की तरफ इसका सेंटर होगा। ठीक है, 3 की तरफ इसका सेंटर होगा। ओके, एक और मैं बनाता हूं, एक और मैं बनाता हूं, बताना। जैसे अगर तुम्हें इसको बैलेंस करना है तो 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, इसका सेंटर कहाँ होगा? 2 नंबर पर। ठीक है, 2 नंबर पर। यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा, देखो जैसे यहाँ पर इस सिचुएशन में, इधर 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 ध्यान देना, इधर इस सिचुएशन में हमारा जो सेंटर था वो एकदम बीचों बीच था। क्यों? क्योंकि ये जो मोटाई थी ये एकदम सेम थी। ठीक है, सेम थी। लेकिन हमारा इस सिचुएशन, सेकेंड और थर्ड सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट वो भाग रहा है किस साइड? जिधर भार ज्यादा है, जिधर वेट ज्यादा है, वेट की साइड भाग रहा है। यानी हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है वो किधर भागता है? हमेशा वेट की साइड, वेट की साइड भागता है, वेट की साइड भागता है। इतना समझ में आया? बहुत। अब देखो, अगर मैं कहूं कि कोई इंसान है, ठीक है, इंसान, देखना ध्यान से, ठीक है, इंसान, इंसान का होता है ये, इसको क्या कहते हैं? नेवल, नाभि, है ना, नाभि। हर इंसान में होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये जो नाभि होता है, नेवल होता है, ये इंसान का सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है? सेंटर पॉइंट। यहीं से हम किसी भी इंसान को इक्वली क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं। तुम देखा होगा तुमने कि कुछ कुछ डांसर होते हैं जो अपने हाथ को, ठीक है, हाथ का जो कोहनी होता है उसे पेट में ऐसे गड़ाकर और चारों तरफ धराधर धराधर घूमते हैं, जमीन के ऊपर ही होता है ना वो डांस। देखा है कि नहीं? डा, डांस देखा है ऐसा वाला? हाँ, तो क्यों वो लोग अपना कुहनी नाभि के पास ही क्यों लगाते हैं? सीने पर क्यों नहीं, या खोपड़ी पर क्यों नहीं लगा के डांस करते? क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाएगा। उनका सेंटर ऑफ जो पॉइंट है वो वो कहाँ है? नाभि के पास है। वहां पर अगर वो हाथ रख करके, कुहनी लगा करके अगर डांस करेंगे तो उनका बैलेंस अच्छे से बना रहेगा। ठीक है, अच्छे से बना रहेगा। इतना क्लियर हुआ? ओके, अच्छा बताओ कि अगर ये जो इंसान है, ये इंसान है, ये अपने हाथ में, ये अपने हाथ में चलते टाइम ऐसे जो है, ये अपने हाथ में एक बाल्टी ले लेता है। ठीक है, एक बाल्टी ले लेता है। तो बताओ इसका जो ये होगा सेंटर ऑफ ये मास होगा, मास का मतलब इसका कुछ ना कुछ, मान लो 60 kg का है, 60 kg इसका मास है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो किधर जाएगा? मैं 1 नंबर,
2 नंबर या 3 नंबर, इस पॉइंट में से किस साइड की तरफ भागेगा इसका सेंटर? 1 नंबर की साइड ना, इधर भागने की कोशिश करेगा। इसलिए ये जब बाल्टी को लेगा, बाल्टी को, तो ये 1 नंबर की तरफ झुक जाएगा। तो अपने इसी झुकाव को बैलेंस करने के लिए ये अपना दूसरा हाथ पीछे की साइड फेंक देगा, है ना, ऐसे पीछे फेंक देगा या उठा देगा, ऐसे ऐसे उठा देगा, है ना, उठा के और फिर बाल्टी लेके आगे चल पाएगा। क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है? ताकि इसका जो सेंटर हो वो बहुत आगे एक की तरफ ना चला जाए, वो थोड़ा और पीछे ही रह जाए। फिर भी अगर एक ही हाथ में बाल्टी लिया हुआ है तो आदमी थोड़ा टेढ़ा होके चलता है। सोचो अगर दोनों हाथ में बाल्टी ले ले तो एकदम स्टेबल होके चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, क्यों स्टेबल होके चल पाता है? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ जो मास रहता है, सेंटर रहता है, वो अपनी जगह वहीं पर रहता है। उसको पता है कि दोनों हाथ में बैलेंस सेम है, मैं इधर से उधर कहीं भी हिलने वाला नहीं हूँ। इतना क्लियर हुआ? ओके। यानी हम अगर किसी पतले धागे पर चले या किसी पतली दीवार पर चल रहे हो तो चलते टाइम देखो, जब भी सेंटर ऑफ जो सेंटर होता है ना, सेंटर अगर ये बहुत हाइट पर चला जाता है, सेंटर अगर बहुत हाइट पर चला जाएगा तो वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। चाहे कोई बिल्डिंग हो, इंसान हो या कुछ भी हो, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हाइट मतलब सरफेस से अगर बहुत ऊंचाई पर चले जाए, जैसे हम लोग, ये अर्थ है, अर्थ अर्थ पर हम लोग नॉर्मली चल पाते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग चल पाते हैं, ठीक है, नॉर्मली चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सेंटर है ये अर्थ से बहुत ऊंचाई पर नहीं है, बहुत ऊंचाई पर नहीं है। हमारा सारा का सारा जो पोर्शन है, शरीर है, वो अर्थ से पकड़ा हुआ है। लेकिन मान लो कि वही यहाँ पर एक दीवार बन जाए, दीवार, और फिर हम इस पर, पतली सी दीवार है, फिर हम इस पर चलने की कोशिश करें, ठीक है, फिर हम इस पर चलने की कोशिश करें, तब यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारा जो सेंटर है ये बहुत हाइट पर चला जाएगा और यहाँ पर हम बैलेंस खो देंगे, अपना बैलेंस खो देंगे। तो हम अपने बैलेंस को बनाने के लिए दोनों हाथ ऐसे बाहर की साइड निकाल लेते हैं, या अपने हाथ में कोई बड़ा लकड़ी पकड़ लेते हैं, कोई बड़ा लकड़ी पकड़ लेते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो सेंटर है वो कहीं इधर से उधर भाग न पाए और इसे समझ में आए इधर भी वेट है, इधर भी वेट है, हमारा वेट बैलेंस हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो जितने भी ये होते हैं, कौन? सर्कस वाले, वो क्या करते हैं? पतली पतली रस्सियों पर चलते हैं, लेकिन वो अपने हाथ में बड़े बड़े डंडे लिए रहते हैं, बड़े बड़े डंडे लिए रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्यों लिए रहते हैं ये? ताकि इनका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, वो डिसबैलेंस ना हो। समझा? कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग, ये बुर्ज खलीफा है, ये ऊपर जा करके, ऊपर जाते जाते इसे क्या कर दिया जाता है? पतला कर दिया जाता है। क्यों पतला कर दिया जाता है? क्यों पतला कर दिया जाता है? हाँ, ताकि नीचे की साइड इसका बैलेंस बना रहे। इसका जो सेंटर है वो कहाँ भाग के आएगा? हमेशा मास की तरफ, और इसका अधिकतर मास नीचे की साइड है, तो सेंटर हमेशा नीचे की साइड भाग कर आएगा और ये बिल्डिंग बैलेंस खड़ी रहेगी। लेकिन अगर इसी बिल्डिंग को हम ऐसे कर देते, तब बताओ, मास इधर ज्यादा है, सेंटर चला जाएगा इधर, अर्थ से इतनी ऊंचाई पर ढह जाएगा बिल्डिंग। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा अभी एक कि टॉर्क क्या होता है, दूसरा कपलिंग क्या होता है, तीसरा हमने देख लिया सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब एक कंसेप्ट समझते हैं, एक कंसेप्ट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझाओ क्या, कि समझ में आ गया है? ठीक है, चलो, अच्छा ठीक है, मैं तो और समझा देता हूँ। अब हम समझते हैं थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम, देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर
मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। यानी कोई भी मास अगर उसमें वेलोसिटी है और वो स्ट्रेट डायरेक्शन, सीधे डायरेक्शन में चल रही है, तो उसे हम कहेंगे कि उसमें लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, उसमें लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। जैसे कि कोई ये इंसान है और ये इधर की साइड चल रहा है, ठीक है, इधर की साइड, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये ए पॉइंट से चला गया बी पॉइंट पर, इसका खुद का मास है और इसकी वेलोसिटी है, यहाँ तक आ गया, इसे हम कहेंगे कि इसके अंदर लीनियर मोमेंटम है। लेकिन अगर यही इंसान किसी सर्कुलर पाथ पर चलने लगे, ठीक है, कहाँ चलने लगे, सर्कुलर पाथ पर, तो किसी भी सर्कुलर पाथ का अपना एक रेडियस होता है ना, रेडियस होता है। और इस इंसान का चूंकि मास है, तो ये यहाँ से चलेगा, इस पॉइंट से ए और बी पॉइंट तक चल के जाएगा, ठीक है, ये बी पॉइंट तक चल के, इसका टंगड़ी उठ गया, चलो छोड़ो, यहाँ बी पॉइंट तक ये चल के जाएगा। तो इसके अंदर खुद का मास है, इसकी खुद की वेलोसिटी है, और ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है जिसका अपना खुद का रेडियस है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अपना खुद का मास हो, उसमें वेलोसिटी हो और वो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा हो, या एक ऐसा मोशन जिसमें कोई एंगल क्रिएट हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में होने वाले मोशन को हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। या ऐसी सिचुएशन में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगी, एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब लीनियर मोमेंटम होता है इसमें भी कोई न कोई डिस्टेंस तय किया जाता है पर्टिकुलर स्पीड के जरिए इन सम टाइम में। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में भी किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक डिस्टेंस को हम लोग तय करते हैं, है ना, एक डिस्टेंस को हम लोग तय करते हैं। फर्क क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम में इंसान सीधा चलता है या कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा चलता है, इसमें कोई एंगल नहीं बनता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में एक पर्टिकुलर एंगल बनता है। इस एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर एल से, और इसका फॉर्मूला होता है mv/r। समझ में आया? m क्या है यहाँ पर m है मास, v है वेलोसिटी, और r है रेडियस, या यूं कहें डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। L इज इक्वल टू mv/r। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और वो पर्टिकुलर रेडियस की दिशा में मूव कर रही हो, तो उसमें हमें एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास हो, वो सीधा मूव कर रही हो, तो उसमें हमें लीनियर मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, हमने देखा था कि जो लीनियर मोमेंटम था, जैसे हमने उसमें एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल, ये बंदूक वाला, है ना, बंदूक वाला हमने एग्जांपल लिया था, और हमने देखा था कि जब गोली चलती है, ठीक है, जब गोली चलती है तो यहाँ से निकलता है बुलेट, और ये बंदूक जो रहती है कुछ अमाउंट में पीछे जाता है और गोली अपने स्पीड से आगे जाता है। इस गोली का कुछ मास होता है, एक कुछ वेलोसिटी से आगे जाएगी, और बंदूक का अपना कुछ मास होता है और एक कुछ वेलोसिटी से पीछे आती है। क्योंकि बंदूक का जो मास है वो ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम होती है। गोली का मास कम होता है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। यानी हम इसमें कहते हैं यहाँ का P1 इज इक्वल टू P2 होता है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ना, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। इतना हमने देखा था। ऐसे ही हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्व मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू जिसमें चेंज नहीं आएगी, ठीक है, चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लीनियर में हम क्या देखेंगे, अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो उसका मास कम होगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पीड कम है मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अभी हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो अगर हम देखें तो हमने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा था, जैसे जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में हमारा सन होता है ना, सूरज माँ, सूरज क्या रहता है, चाचा दादा जो भी रहता है, ठीक है, और हमारी अर्थ रहती है, अर्थ। हमने देखा था कि वो जो सूरज होता है, यहाँ से इसका एक कुछ डिस्टेंस है, सूरज और अर्थ के बीच में मान लो ये आर है, R1 है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, ये R2 है। हम देख रहे हैं कि भाई R1 जो होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पाथ है तो यहाँ पर मूव करेगा तो भी इसमें भी तो कोई ना कोई एंगल बन ही रहा है पर्टिकुलर। हाँ हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R1 जो है वो ग्रेटर है R2 से, यानी ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से बड़ा है। तो बताओ, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से L इज इक्वल टू mvr, इस फर्स्ट केस में इस अर्थ की वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंड केस? वेलोसिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रेडियस या डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। और वही सिचुएशन यहाँ दूसरे केस में L इज इक्वल टू mvr, यहाँ पर रेडियस कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है। तो हमको कई बार सवाल पूछने को मिलता है, अच्छा बताओ, ये जो अभी केपलर्स लॉ पढ़ाऊंगा, तो केपलर्स में एक नियम होता है कि ये जो अर्थ होता है ना, वो हर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया कवर करती है। यानी कि अगर इसको यहाँ से इस पॉइंट से मान लो कि यहाँ 1 नंबर लिखता हूँ, यहाँ से 2 नंबर तक आने में इसको अगर इतना एरिया कवर करने में अगर जैसे कि 60 दिन लगा मान लो, तो उतना ही टाइम पीरियड लेगा वो यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। मतलब 60 दिन में जितना एरिया इसने यहाँ कवर किया है, सेम एरिया वो यहाँ पर भी कवर करता है। मतलब इसको कहते हैं कि इट स्वीप्स द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मैं केपलर का लॉ पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से और समझाऊंगा, बट यहाँ पर एक जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ। कई बार सवाल क्या आते हैं कि अच्छा, जब सूरज अर्थ जो है सूरज से बहुत दूर होता है तब इसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है, ठीक है, कम क्यों हो जाती है, और ये जब इसके एकदम पास चला जाता है तब इसकी स्पीड ज्यादा क्यों हो जाती है? तो इसमें क्या फिजिक्स का लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्या सूरज मूव करता है? नहीं, सूरज तो अपनी जगह खड़ा रहता है भाई, वहीं उसी के चारों तरफ सब लोग घूमते हैं। तो सूरज के किसी भी स्टार के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। समझ में आया क्या? किसी भी स्टार के चारों तरफ मूव करने वाली प्लैनेट को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो ये जो अर्थ का और सन का हमने एग्जांपल लिया, ये किस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों? डिस्टेंस अधिक होने पर अर्थ की स्पीड कम होती है और सूरज से डिस्टेंस कम होने पर अर्थ की स्पीड ज्यादा होती है। क्लियर हो गया क्या? बहुत बताओ, क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है या कंजर्व रहता है? कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन का मतलब क्लियर हो रहा है? सेम वैल्यू, जो वैल्यू एल की यहां पर आएगी वही वैल्यू एल की यहां पर भी आएगी। समझा? बताओ, अगर मैं कहूं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है एल इज इक्वल टू एम वी आर, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बताओ। क्या होगा यूनिट?
इतना टाइम लगता है क्या? अब तक पूरा आधा फिजिक्स खत्म होने आ गया है। यूनिट, मास को किस में मेजर करते हैं? मास को वेट में मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब लाजवाब जवाब है एकदम। तू अपना वेट मेजर करने जाएगी तो किस में कहेगी कि वेट में मेजर कर दो मुझे? केजी। वेलोसिटी को? अच्छा, वेलोसिटी को मीटर में, है ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? डी अपॉन टी। डी क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करती है? मीटर में। और टाइम को? सेकेंड में। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? अरे कितना बेवकूफ लड़की है, बोलने में इतना टाइम जाता है क्या? मीटर पर सेकंड। और ये रेडियस या डिस्टेंस को? हाँ, तो इसका भी मीटर, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यूनिट निकालने आएगा कि नहीं जिंदगी में? हाँ, वो कभी नहीं याद आएगा, तब मिक्स हो जाएगा। कोई और पूछे तो भी मिक्स हो जाएगा, मैं पूछू तो भी मिक्स हो जाएगा। मतलब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर। एंगुलर मोमेंटम समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एम वी आर। एम क्या है यहाँ पे? वी वेलोसिटी, आर रेडियस। बता, मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। वेलोसिटी को? वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। और रेडियस को? मीटर में। अब अगर इसका मैं कहूंगा डायमेंशन निकाल, डायमेंशन। डायमेंशन में हम क्या क्या चीजों को लिखते हैं? एम एल टी। चल मैं एम एल टी लिख दूं। बता, केजी, केजी, केजी किस चीज का यूनिट होता है? तो मैं यहाँ पे एम के ऊपर क्या लिखूं? 1। और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ के ऊपर क्या लिखूं? 2। टाइम से, हाँ तो यहाँ -1, यानी M1L2T-1। ये इसका डायमेंशन हो गया, तो फटाफट डायमेंशन भी निकल जाएगा। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों बोला था हर चैप्टर जैसे जैसे क्लियर होते जाएगा यूनिट और डायमेंशन भी क्लियर होते जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमें फॉर्मूला क्लियर हो गया, और फॉर्मूला क्लियर होगा तो यूनिट आराम से निकल जाएगा, और यूनिट निकल गया तो डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना क्लियर हुआ? क्लियर? हेलो, सुनाई दे रहा है? वॉइस जा रही है? इतना क्लियर हुआ क्या? अगर ये क्लियर हो गया हो तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।